हेलो एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ। आई वेलकम यू एट फिजिक्स स्मैशर। दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने स्नेल्स लॉ के बारे में डिस्कशन कर ली थी, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पर मैं आपको यह समझाऊंगा कि अगर हम लोग एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कंसीडर कर लें और उसमें से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराए ना, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी जो दूसरे एंड से निकलेगी, दैट विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। दैट विल बी पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो जो रे ऑफ लाइट डिस्प्लेस होगी, जो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको किस तरह फाइंड करना है, इसका तरीका भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूं म्यू बी, और जो इसकी सराउंडिंग है ना वो है एयर। और एयर है इस करके मान लो वो क्या हो गई, रेयर मीडियम। तो अब हमारी जो इंसिडेंट रे है ना, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, देयरफॉर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, मैंने R1 ले लिया, तो ये एंगल कितना होगा दोस्तों, और I2 विल बी इक्वल टू R1। ये मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। और इसके बाद अब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो अब क्या होगा, और रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्सीलेंट, शाबाश। तो दोस्तों, अब अगर दोनों सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाया जाए तो हम लोग किस तरह लिखेंगे, म्यू ए इंटू साइन I1 इक्वल्स टू म्यू बी इंटू साइन R1। ओ शाबाश, वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको लगाना आ गया होगा। अब ये मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो इस सरफेस के ऊपर मैं किस तरह लिखूंगा, म्यू बी इंटू साइन I2 या साइन R1 एक ही बात है, इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन R2। ओ शाबाश, मैंने यही लिखा है कुछ। और अगर इस केस के अंदर मैं उल्टा पुल्टा करके साइन I1 बाय साइन R1 निकाल लूं, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर साइन I1 बाय साइन R1 निकाल लूं, ये आ जाएगा म्यू बी बाय म्यू ए, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। शाबाश। और उसी तरह अगर मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर साइन I2 बाय साइन R2 निकाल लूं, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू ए बाय म्यू बी विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू बी। शाबाश। मगर दोस्तों, अब एक बात बताता हूं, अगर हम लोग यहाँ पे मिरर रख दें, एक मिरर रख दें, जो ये रे ऑफ लाइट निकल के यहाँ पे आई है, जो इस मिरर को स्ट्राइक की है, और दैट विल रिट्रेस इट्स पाथ। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट states when final path of ray of light after many number of reflections and refraction is reversed, the ray retraces its entire path। जो रे होती है ना, ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं, ढेर सारी रिफ्रैक्शंस के बाद अगर यहाँ पे एक मिरर रख दिया जाए, उसको दोबारा रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाए ना, then it will retrace its path, कुछ इस तरह। मगर दोस्तों, अब इस पॉइंट ए को बहुत ध्यान से देखो, ये बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा है। और ध्यान से देखो, पहले हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था I1 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था R1, मगर अब ये रे ऑफ लाइट अपना पाथ रिट्रेस कर गई है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, R1। ओ शाबाश। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ रहा है, I1। वेरी गुड, क्योंकि अब ना ये रे रिट्रेस करने के बाद डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। ओ वेरी गुड। तो दोस्तों, एक बात क्लियर है, अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा I1। किस मीडियम के लिए, अगर मेरे पास दो मीडियम हो, म्यू बी और म्यू ए, मगर मीडियम को हमने चेंज नहीं करना। उसी तरह क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I2, जो R1 के बराबर है, और इसके चलते जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा ना R2, और ये भी I1 के बराबर होना चाहिए,
क्योंकि अगर ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये नीचे भी सेटिस्फाई होगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो दोस्तों एक तरह से ना R2 इक्वल टू I1 आ गया और जिसके चलते ये दो रेस पैरेलल आ गई, ये दो रेस पैरेलल आ गई। ध्यान दे लो, हमारा R2 जो था ना, हमारा जो R2 था और वो I1 के बराबर आ गया। ये दो रेस भी पैरेलल हो गई, ये दो रेस भी पैरेलल होगी, तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में कितनी डिफ्लेक्शन आई है और इन दोनों के बीच में कितनी डिफ्लेक्शन आ गई। इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर लाइन का डिस्टेंस निकाल लेंगे जो हमें इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट बता देगा। तो चलिए दोस्तों लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइंड की जाए। तो चलिए दोस्तों अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए। अब आपको मैं आपकी 10th क्लास की याद करवाऊंगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कराऊंगा। और ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, यहाँ पे साइन डेल्टा है, मेरे को निकालना है CD। तो मैं क्या लगाऊंगा, साइन डेल्टा। साइन डेल्टा इक्वल्स टू CD अपॉन AC। ओ वेरी गुड। उसी तरह अगर मैं ये पहला ट्रायंगल देखूं, इसमें से AC की वैल्यू निकाल के पहली इक्वेशन में डाल दूं, इसके अंदर AC की वैल्यू क्या आएगी, कोसाइन R1। कोसाइन R1 इक्वल्स टू AB बाय AC। AB बाय AC। और क्योंकि मेरी थिकनेस T है तो AB कितना हो गया, T। वेरी गुड। मगर दोस्तों ये एंगल I1 है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, यहां से यहां तक I1 और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वेरी गुड। तो ये R1 है तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, I1 माइनस R1। डेल्टा की वैल्यू होगी I1 माइनस R1। वेरी गुड। तो CD कितना आ जाएगा, T बाय कोसाइन R1 इंटू साइन ऑफ I1 माइनस R1। वो कुछ नहीं किया, AC की वैल्यू डाल दी मैंने, AC की वैल्यू डाल दी T बाय कोसाइन R1 इंटू साइन ऑफ I1 माइनस R1। ये करके देखना यही निकलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता है क्या बताती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो आएगी ना CD दोस्तों, और दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। वो थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और तो और दोस्तों ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता है, ये फॉर्मूला कहता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर ये मैं एंगल बड़ा कर दूं ना तो ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आएगी ना और ये भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 ना होके I2 हो जाए, ज्यादा हो जाए ये एंगल, तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी ना वो भी ज्यादा हो जाएगी। ओ वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।